हारना मुझे पसंद है नहीं। मैं अगर खेलने बैठूंगा ना मैं खेलता ही रहूंगा। मैं एक एस्थेटिक फिजिक के साथ एक बहुत प्रोफेशनल लेवल का गेम मेंटेन करता हूँ। तो चंडीगढ़ में फेंस स्कूल के सबसे आगे वाली उस पर बैठ गया। पहले स्ट्रोक पे पॉइंट नहीं लेना, रैली चलानी है, रैली चलाओ और वहाँ धक्का मुक्के सोच अगर आप गिर गए तो आप मरोगे। मुझे कोई नहीं मारता था, सिर्फ मेरे कोच मारते थे। 2 महीने रोडीज का ऑडिशन उसमें जरूर आना। मैंने कहा ठीक है वही मिलेंगे। और भाई कैसे? बढ़िया एकदम। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ यार। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच भी आपको बुलाने के लिए। मुझे ये पूछना था कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम जिम जाते हो या एक ही टाइम जिम जाते हो? जिम में एक टाइम जाता हूँ और एक टाइम में अकेडमी जाता हूँ। अकेडमी जिमनास्ट दोनों में से एक चीज। तो ये कैसे बैलेंस कर रखा है आपने कि बैडमिंटन मुझे इतना टाइम खेलना है, जिम मुझे इतना टाइम करना है? ये वीक वाइज कर रखा है कैसे? मतलब है तो वीक वाइज। इसके मैं बहुत स्टडी करी थी, कितना बॉडी को रेस्ट देना, मैंने वूप भी ली, फिर कितना स्ट्रेन देना है, सारा वो करके अब मैं बहुत मतलब बॉडी के हिसाब से चलता हूँ कि ज्यादा ओवर ट्रेनिंग भी ना हो, स्ट्रेन ना हो उस पर इंजरी हो जाए। मुझे ऑलरेडी एक इंजरी है तो वो ज्यादा एग्रेवेट भी ना हो और अपना गेम भी इम्प्रूव हो, बॉडी साथ में बढ़ती रहे। तो इसलिए मैं सुबह जाता हूँ अपनी एकेडमी, उसके बाद मैं 4 घंटे का रेस्ट देता हूँ बीच में, 4 से 6 घंटे का। उसमें मैं एक पावर नैप भी ले लेता हूँ और अपनी डाइट पूरी रखता हूँ। उसमें मैं काम भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत छोटा मोटा और शाम को जाता हूँ बढ़िया जिम। फिर बढ़िया अपना जिम करता हूँ, फिर वापस सुबह स्टार्ट, फिर एक दिन जिमनास्टिक्स, फिर एक दिन मैं प्रॉपर रेस्ट लेता हूँ संडे को। उस दिन मैं जिम जाता हूँ लेकिन बहुत लाइट, योगा वोगा कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली बस। तो यार ये तुमको कब रियलाइज हुआ कि हाँ बैडमिंटन आपको अपना मेन स्पोर्ट रखना है? या वैसे तो पूरा बचपन मेरा स्पोर्ट्स में गया था। हाँ। तो सबसे पहले मैं क्रिकेट खेलता था, वो खेला, फिर मैंने उसमें अकेडमी वगैरह ज्वाइन करी, मतलब अच्छे से खेला। फिर वहाँ से बच्चे फुटबॉल खेलते थे पार्क में, तो मैं फुटबॉल में अच्छा खेलना था, फुटबॉल मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली, वो फिर बहुत अच्छे से खेला। उसके बाद 9th में मैंने जब बैडमिंटन खेलने लगे सब लोग और वहाँ मैं हार रहा था, हारना मुझे पसंद है नहीं, तो उसके बाद मैंने फिर वहाँ से बैडमिंटन की अकेडमी ज्वाइन कर ली और वहाँ मुझे वो क्लिक कर गया कि वहाँ से मैं बैडमिंटन इतना अच्छा लगा। फिर मैं उसमें बहुत ऊपर नेशनल लेवल तक गया, अब भी खेल रहा हूँ और मतलब पैशन ही है, फिर मैं वही खेल रहा हूँ उससे बहुत साल हो गए। अच्छा, 9 से लेकर तो 9 से आप क्लिक हो गया कि हाँ खेलना, मुझे बैडमिंटन ही खेलना है। हाँ। और पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था कि हाँ खेल सकते हो, या फिर थोड़ा उन्होंने कहा नहीं पहले पढ़ो फिर ये? नहीं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लकी था। मेरे घर वाले पूरे फुल सपोर्टिव थे, जो करना है करो, फुल फ्रीडम थी मुझे, कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं करी, बढ़िया एकदम मुझे सब करा हुआ। अरे करो जो करना है। हाँ। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो ना तो मेरे को यही बोलते थे मेरे पापा कि हाँ ठीक है आपको खेलना है खेलो, लेकिन मुझे मार्क्स चाहिए। अब यार वो मेरे से हो नहीं पाया, वो मार्क्स भी अच्छे आ जाए और खेल भी लूँ। तो थोड़ी मम्मी से थोड़ी सिफारिश करता था, मम्मी यार तुम संभाल लेना, झूठ बोल बोल के जाता था क्योंकि टूर्नामेंट होते थे आफ्टर स्कूल, है ना, क्योंकि स्कूल वालों का ये था कि हाँ आपको पढ़ना है एंड देन क्लासेस पूरी करनी है एंड देन 2 बजे के बाद आपको हम बस से, स्कूल की बस से लेके जाएंगे जहाँ पे हमारा मैच होना है। तो मैं वॉलीबॉल खेलता था क्योंकि स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहे हैं सब, बैडमिंटन खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो मुझे ना वॉलीबॉल क्लिक करा कि हाँ यार ये गेम है मेरा, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हाइट भी अच्छी थी एंड ना वो नेट के पास मुझे सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया सर ने कि तुम नेट के पास खेलो, तुम नेट के पास अच्छा खेलोगे, तुम्हारी हाइट अच्छी है और तुम कर लोगे अच्छा। तो ठीक है, वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई कि हाँ वॉलीबॉल अच्छा खेलना है। तो अब पापा से तो कैसे बोला जाए, तो 2 बजे के बाद मम्मी को बोलता था, मम्मी ऐसे ऐसे कुछ भी बोल देना, तो मैं अपने ये पूरा श्रेय ना मम्मी को देता हूँ कि जितना भी मैं वॉलीबॉल खेला हूँ थोड़ा बहुत 1-2 साल, वो मम्मी के वजह से खेला हूँ। मम्मी झूठ बोलती थी, वो आ गया है, वो ट्यूशन गया है, या वो थोड़ा लेट आएगा ना, टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई है, लेकिन पापा है यार, पापा से क्या छुप जाएगा। वही तो जब मैं आता था ना, क्योंकि खेल के आए हो ना तो एक अलग ही वो होगा, स्वेटिंग हो रखी है, धूल मिट्टी ये वो कपड़ा, और तब इतनी एक्टिंग आती नहीं थी कि ये सब पहले क्लीन करो और अच्छे से बन के जाओ। अब जैसे आए हो वैसे ही आ गए हो कि पापा से पहले कमरे में किसी में घुस जाऊंगा, चेंज वेंज कर लूंगा, नहा धो लूंगा, सब कर लूंगा। लेकिन पापा तो हाँ कहाँ गया था, क्या करके आया, कितनी बार समझाया तुझे ये मत करा, मम्मी को भी डांट, मुझे भी डांट, बट उनका उस डांट के पीछे प्यार ही था कि हाँ यार पढ़ाई करनी है, तुम क्या स्पोर्ट्स कर, बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियस रहते हैं इसीलिए बच्चा आगे जाए मेनली। क्योंकि ना मैं अगर मेरे साथ ये दिक्कत थी कि ना मैं अगर खेलने बैठूंगा ना मैं खेलता ही रहूंगा। हाँ तो ये तो होता ही, मेरे को ना वो थकान हो रही है, हाँ बैठ जाओ पानी पी लो। जैसे तुमने एमच्योर वो गलियों में नहीं होता था कि पानी पी के आ रहा हूँ मैं घर से, अभी दोबारा से खेलूंगा आगे, और फिर मम्मी रोक लेती थी घर में कि नहीं बाहर नहीं जाना, अब धूप हो रही है। तो आपने एकेडमी ज्वाइन करी थी? यार नहीं, एकेडमी नहीं ज्वाइन, मेरे को सर सिखाते थे। अच्छा। सर हमारे सर थे, एक जगसोरन सर थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सिखाया यार, बड़े लंबे चौड़े, बड़े फिट, आज तक वो ना मतलब रनिंग हुआ, वॉलीबॉल हुआ, टग ऑफ वॉर, उनको टग ऑफ वॉर के वो बहुत चैंपियन है, तो वो स्कूल में भी टग ऑफ वॉर ही कराते हैं। तो बस वहीं से सिखाया ये सब चीज़ें करते करते, देन फिर छूटा, वॉलीबॉल छूट गया, कॉलेज में जाना है, कॉलेज ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, कॉलेज में दोस्त बने, वो भी वॉलीबॉल खेलने लगे।
एक रजत था मेरा एक फ्रेंड था, एंड अखिल फ्रेंड था मेरा, वो भी बहुत खेलता था। एंड हम इतना कंपटीशन रहता था ना कि यार इससे बेटर करना है, वही है ना, आता नहीं है फिर ना ही इतना खेला है, लेकिन यार इस रजत यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार खेलता हुआ, करण यार बड़ा अच्छा लग रहा है खेलता हुआ यार इनके जैसा। अब तुम्हारी वीडियोस देखता हूँ भाई मैं, तुम जो स्मैश मारते हो ना वो, एंड जो गाना लगता है उसके पीछे, ऐसा लगता है यार ये तो मेरे को भी करना चाहिए, लेकिन फिर वही हम कहाँ तुम कहाँ। नहीं बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं बैक फ्लिप भी मैं इसलिए सीख रहा हूँ, अच्छा, पहले स्मैश मारूंगा, स्मैश मारते ही बैक फ्लिप, मतलब जो मैंने विजुअलाइज करा बहुत एस्थेटिक और बढ़िया शॉट्स निकल के आएंगे, तो उसके लिए मैंने सोचा पहले बैक फ्लिप। अच्छा ये मुझे बताओ यार, मैंने आपकी YouTube पे एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने 12 साल के बच्चे के साथ एक मैच किया था। हाँ, तो उसके पीछे की बताना जरा, हिस्ट्री बताना उसके। मतलब वो तो ऐसे ही, जैसे जहाँ मैं अकेडमी जाता हूँ वहाँ ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन वो उन सब में आउटशाइन करता है क्योंकि वो इतना अच्छा खेलता है अपनी एज के हिसाब से। अपनी एज के बच्चों में भी बहुत उसका मतलब एफर्ट इतने ज्यादा डालता है ना, वो डाइव मार देगा इतना जरा सा बच्चा, लेकिन पूरा कोर्ट कवर करेगा, पूरा कोर्ट, छोटे छोटे स्टेप लेके भागा भागा जाएगा, मतलब छोड़ता नहीं है, छोड़ने वाला वो नहीं है। माइंड सेट उसका बहुत स्ट्रांग है, जो विल पावर है ना खेलने की, तो वो मुझे देखे इसके बाद तो वीडियो बनानी पड़ेगी। तो वो मेरे साथ बेचारा थोड़ा कैमरा देख के खेल नहीं पाया, मतलब वो वीडियो में इतना अच्छा खेलता, वो आया नहीं जितना वो आ सकता था, तो नेचुरली खेलता, कैमरा देख के अच्छा बंदा वो हो जाता है, तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया, वरना वो बहुत अच्छा खेलता है और वो आगे भी बहुत अच्छा खेलेगा पक्का, क्योंकि उसके घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो वैसे भी मेहनती है बहुत ज्यादा, डिसिप्लिन और मेहनती दोनों। इससे मुझे एक और बात याद आई, मैं भी अपनी सोसाइटी में जो खेलता हूँ ना, मैं छोटे बच्चों के साथ ही खेलता हूँ, 8th 9th 10th के बच्चे हैं वो, एंड भगा भगा के कोर्ट में मुझे पूरा भगा भगा के पसीनों में कर देते हैं, और फिर कहते हैं हाँ भैया क्या हुआ, उठ नहीं रही क्या शटल, ये स्मैश नहीं उठ रही क्या। लेकिन ना वो अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है एकदम सीखने को। कंपटीशन हो तो ऐसा हो ना, बढ़िया है। अब मैं अपनी एज वालों के साथ, वो तो खेलते नहीं है, मेरे बड़ी एज वालों के साथ मुझे थोड़ा लग जाता है कि यार इनके साथ थोड़ा सॉफ्टली खेलो या वो करो, बट बच्चों के साथ तो यार वो बच्चे तो बच्चे, एनर्जी अलग है। बिल्कुल, इससे गेम इम्प्रूव होता है, जितना आप सीखना चाहोगे उतना बढ़िया। अच्छा वैसे कोई एज लिमिट है कि मैं भी कर सकता हूँ, लाइक अगर कोई भी कर सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, लेकिन हाँ अगर आपको अब आप मेंस में खेलोगे तो आप नहीं खेल पाओगे, क्योंकि जो मेंस में खेल रहे हो पूरी जिंदगी उन्होंने भैया अपनी बैडमिंटन को दी है, तो वो ऑलरेडी उस लेवल पे होंगे कि समझ रहे हो ना कि वो एकदम ही प्रोफेशनल है, वो सबसे क्रीम क्राउड है बैडमिंटन का। फिर एज कैटेगरी बढ़ती चली जाती है। मेंस में तो ये है कोई भी खेल सकता है, ओपन टूर्नामेंट होता है वो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये नेशनल तक होता है या इंटरनेशनल भी? मेंस तो इंटरनेशनल, मतलब वो तो सारे ही होता है, मेंस तो हर जगह होता है, हर एक स्पोर्ट्स में 35 प्लस में भी इंटरनेशनल होता है, अंडर 19 में भी इंटरनेशनल होता है, हर एक उसमें इंटरनेशनल होता है, लेकिन एज कैटेगरी होती है। एज कैटेगरी मानी मेंस की जाती है, मेन जो ओलंपिक वगैरह माने जाते हैं मेंस के माने जाते हैं, कि मेंस ही एक कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा हार्ड वो होती है, मतलब उससे ज्यादा अगर आप मेंस जीत गए तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता। BWF का कोई टूर्नामेंट चल रहा है इंटरनेशनल, तो उसमें मेंस जो कैटेगरी होगी उसमें जीतोगे तो माना जाएगा। अंडर 19 जीतोगे तो आप अंडर 19 के चैंपियन खिलाओगे, मतलब उसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं होता। 35 प्लस जीतोगे 35 के खिलाओगे, लेकिन मेंस जीतोगे तो आप वो पूरा टूर्नामेंट जीते हो, वो मेन कैटेगरी होती है। नाइस। तो अब जैसे बैडमिंटन खेलते खेलते ये कब लगा कि हाँ फिटनेस पे भी ध्यान देना है, बॉडी बनानी है, तो ये माइंड में कब आया? या जब हम बैडमिंटन खेलते हैं ना तो जिम भी जाते हैं, जिम का वर्कआउट, मतलब जिम में वर्कआउट बैडमिंटन वाला होता है सर, एथलेटिक वाला ही, स्पीड एंड्योरेंस के लिए। लेकिन वो करते करते जो मेरे साथ के थे उनकी थोड़ी बॉडी अच्छी थी, तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा मन करने लगा कि बना के देखते। हल्की हल्की बनाई, फिर और अच्छे लगने लगे, फिर और सुंदर लगने लगे, धीरे धीरे इतनी अच्छी बॉडी लगने लगी, फिर हमने कहा यार बनानी पड़ेगी। फिर साथ में गेम डाउन होने लगा, फिर भाई मोबिलिटी खत्म हो जाती है, तो उसके लिए मैंने फिर योगा ज्वाइन कर लिया। तो मैंने एक ऐसा वो निकाला जो मेरी अब यूएसपी भी है कि मैं एक एस्थेटिक फिजिक के साथ एक बहुत प्रोफेशनल लेवल का गेम मेंटेन करता हूँ। तो ये सबकी बस की बात नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब करे, क्योंकि सिर्फ बैडमिंटन प्लेयर होगा तो वो इंटरनली फिट होगा, उसकी बॉडी एस्थेटिक नहीं होगी। सिर्फ जिम वाला होगा, बॉडी एस्थेटिक होगी, फिर वो सुंदर नहीं होगा, ओ एंड्योरेंस नहीं होगी उसमें। 2 फ्लोर चढ़ने को बोलोगे नहीं चढ़ पाएगा कोई भी बॉडी बिल्डर, थक जाते हैं एकदम ही, 5 किलोमीटर नहीं भाग सकते। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है कि मैं 10 किलोमीटर के रन पे भी जाता हूँ, मैं 4 घंटे की ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैं दिखता भी अच्छा हूँ, हर चीज़, मतलब ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि सब करे। तो मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। मेरा जो नया पेज बनेगा वो बनेगा ही इसी पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, जिसमें आप एस्थेटिक फिजिक के साथ एक प्रोफेशनल लेवल गेम भी मेंटेन करो। ओके ओके। एंड अगर किसी को ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीच आउट करना हो तो आप बैडमिंटन ट्रेनिंग वगैरह भी देते हो? नहीं, ट्रेनिंग मतलब मैं ऐसे देता नहीं, लेकिन ट्रिक्स वगैरह अगर आपने एक्सप्लेन कर दिए तो वो मेरे दोस्त सब पूछते रहते हैं, सारे बच्चे मेरे से आगे पूछते रहते हैं भैया ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, तो वो तो नेचुरली अंदर से निकल के आता है। कोई मेरे से पूछेगा और वो मुझे पसंद है कि वो दिख रहा है मैं मेहनत कर रहा है बढ़िया, तो मैं उसे बढ़िया एकदम अच्छे से समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि भाई यहाँ
यहाँ पे तू ये करेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो गेम में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। लोगों को स्प्लिट स्टेप नहीं पता होता है, एक बैडमिंटन में स्प्लिट स्टेप होता है, वो हमें तो हमारे कोच ने बहुत जल्दी सिखा दिया था, लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो बच्चे आज भी यूज़ नहीं कर पा रहे जो बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब कोचेस को ही नहीं पता तो वो क्या बताएंगे। आजकल कोच भी तो कोई भी बन जाता है। मैंने 3-4 अकेडमियाँ देख ली, ऐसे कोच हो उसमें खेल। एक ने तो नेपाल टूर्नामेंट का अपना आपको विनर बता रखा था। नेपाल, अबे भाई कौन सा आई है, खुद टूर्नामेंट बता दिया, उसी का विनर बता रखा है। खेलना बिल्कुल ही नहीं आता। वो बच्चों को क्या ही सिखाए, वो उसके बेसिस ही गलत, जो बेसिक होंगे वही गलत हो जाएंगे उस बच्चे के जिसको वो सिखा रहा है। वहीं से बच्चा बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो अपना बेस क्लियर करेगा वो किसी ढंग के कोच पे जाके, तो ये जरा मामला खराब है। तो मैं उन बच्चों को जो मुझे लगता है मेहनती और वो मेरे से आगे पूछते तो मैं उन्हें बता देता हूँ। जिम वालों को भी बता देता हूँ, बहुत लोग आगे मेरे से पूछते हैं भैया बॉडी कैसे बनाऊंगी, मैं उसका भी बता देता हूँ, मैं उसका भी बता देता हूँ। मतलब जो मुझे अच्छा लगता है उसको। यार आज तक ना मैंने भी थोड़ा बहुत जिम करना बीच में स्टार्ट किया था ना, तो ना ये बहुत मतलब फनी वे में भी लिया जाता है कि अरे इसका पोस्टर बेकार है यार, ये ढंग से नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे सबको आदत है, ये हाँ। ट्रेनरों को इतनी ज्यादा आदत है सब एकदम बोलने की, आप ठीक कर रहे होगे तो भी आपको कुछ गलत करवा के ठीक करवाएगा, कुछ ना कुछ करवाएगा जरूर। तो मुझे एक बॉडी बिल्डर थे, सत्य यादव उनका नाम है, वो भी बहुत फेमस है। उन्होंने मुझे ये बात बहुत पहले बता दी, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और वो आप जिस मसल को टारगेट कर रहे हो उस मसल पे फील हो रही है, हाँ कोई राइट, कुछ बोलता रहा है उसकी सुननी ही नहीं है। आप अपने हिसाब से करो, आपको लग रहा है पोस्टर सही है, आपकी उस आप लैट्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, Right. आपके लैट्स में मसल माइंड कनेक्शन बन रहा है, उस पर फील हो रही है, तो आप क्यों सुनोगे किसी की? तो बोला भाई जो आप मसल टारगेट कर रहे हो वो आपको फील हो मैं रही भी है, उनसे ये कहता नहीं मेरे को यहाँ फील हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, अरे यार नहीं इसको ऐसे लेके आओ, ऐसे करो, वो करो। किसी की मत सुना करो। और 4 लोग और आएंगे बताने ना कि सब। जब वो चला जाएगा ना, सुनना बताता हूँ हाँ। इसको ऐसे कर। वही। तो मैंने कहा यार ये क्या सब अपना अपना है। तो होम वर्कआउट ज्यादा बेटर रहता है या फिर जिम वर्कआउट पे आपको प्रॉपर जाके? जिम वर्कआउट ही वहाँ पे मशीन्स होती है इतनी एडवांस लेवल की। होम वर्कआउट भी उनके लिए जिन पे मशीन, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जिन पे नहीं है, जब हम पे टेक्नोलॉजी हम तो वो यूज करेंगे ना जाके। राइट, हम पे सारी बढ़िया बढ़िया मशीनें वो यूज करेंगे। तो यार अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि फिटनेस की डेफिनेशन, जैसे लाइक मेरे लिए दो हैं डेफिनेशन। एक डेफिनेशन ये है कि हाँ एक बंदा प्रॉपर जिम जा रहा है, उसके शोल्डर्स हैं, मसल्स हैं, एब्स बनाए हुए हैं, बैक बनी हुई है, सब कुछ अच्छा है, डाइट वगैरह सब लेता है, वो जिम करता है प्रॉपर। और एक डेफिनेशन ये है कि जैसे मैं हूँ कि मैं पूरा अपना डे टू डे वाला काम करता हूँ एंड देन अपने लिए 2 घंटा निकालता हूँ खेलने के लिए, या तो फुटबॉल खेलूंगा बच्चों के साथ, बैडमिंटन खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन खेलूंगा, है ना। तो क्या बेस्ट रहता है, ये पहला वाली डेफिनेशन या दूसरी वाली डेफिनेशन? भाई मेरे हिसाब से तो दूसरा वाला स्पोर्ट्स वाला वो बहुत फार बेटर है जिम वाले से। जिम में आप इंटरनल हेल्थ नहीं बना पाते, आप सिर्फ बाहर से दिखने में अच्छे हो जाते हो, लेकिन जो स्पोर्ट्स होता है ना वो आपकी हार्ट बीट वगैरह 180 तक आपकी जाती है, जो आपकी दिन में एक बार 180 तक आपकी मैक्स हार्ट बीट 181 होती है, 181 तक जानी ही चाहिए ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे। वो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही जाएगी, जिम में आप 180 तक लेके जा ही नहीं सकते, क्या कुछ भी कर लो। यहाँ पे स्प्रिंट मारोगे, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होते हैं, वो आपको फिटनेस इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो वो ज़रूरी होता है। और प्लस आपका माइंड शार्प होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्पोर्ट्स आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाती है। जिम में सिर्फ आप दिखने में अच्छे हो सकते हो, डाइट अच्छी आपको स्पोर्ट्स में भी खानी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में खाओ, उसमें भी खानी पड़ेगी। डाइट तो 80% रोल है ही, लेकिन साथ में स्पोर्ट्स आपको मेंटली भी बहुत ऊपर लेके जाता है, मेंटली स्ट्रांग बनाता है, आप माइंड से शार्प होते हो। अब वहीं जिम थोड़ा सा मतलब उससे बेटर है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप जिम कर रहे हो, दिख रहे हो अच्छे, बढ़िया, लेकिन इंटरनल फिटनेस के लिए आपको स्पोर्ट्स खेलना मतलब ही मैं पड़ेगा। सही लाइन पे जा रहा हूँ? एकदम सही पे जा रहे हो, आपका उससे मूड बढ़िया रहेगा, आप बढ़िया खेलोगे, आपका राइट। आपकी इंटरनल हेल्थ बढ़िया रहेगी, आप यंग दिखोगे, और जैसे अभी आप यंग दिख रहे हो एकदम, और साथ में स्वेटिंग होगी तो एकदम मतलब जो शाइन होती है बॉडी में वो अलग ही आती है। ग्रेट यार, और जिम में स्वेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, चलो बहुत यार, ज्यादा। किसी ने तो बताया कि मैं सही लाइन पे जा रहा हूँ। अरे वरना मेरी मम्मी तो कहती है क्या बच्चों के साथ खेलता रहता है तू? नहीं, वो सब बच्चों के साथ खेलना तो जरूरी है। आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो ना सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बच्चों को। ज्यादा। और बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई करो लेकिन स्पोर्ट्स भी बहुत मैटर करता है। मैं देखता हूँ ना जो बच्चों के साथ खेलता हूँ ना, उनके पेरेंट्स उन्हें अच्छे इक्विपमेंट्स दिला रहे हैं, है ना, सब प्रॉपर शूज और सब चीजें। अब हमारे टाइम पे तो यार वही शूज हम स्कूल पहन के चले गए, स्पोर्ट्स वाले वही वैसे खेल रहे हैं। तो अब ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं वो लोग बहुत ज्यादा, कि हाँ सारी चीजें हैं हमारे बच्चों के पास या नहीं। तो तुमको भी ये लगता हो कि तुमने स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ भी यही था कि हाँ सारी चीजें कि इक्विपमेंट सारे आ रहे हैं, रैकेट्स नए नए आ रहे हैं? मतलब थोड़ा सा मिक्सचर सा था, जैसे बाकी सबके जो पेरेंट्स थे जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे,
वो तो भैया 8-8 घंटे में ट्रेनिंग करते थे, तो 8 घंटे उनके साथ बैठ रहते थे, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, इतना टाइम लगाते थे हद से ज्यादा। मेरे घर वाले कभी इतने खाली नहीं थे कि वो मेरे पीछे ही पूरी जिंदगी निकाल दे, तो वो खुद बिजी थे, लेकिन हाँ कभी मना भी नहीं था। मैं खुद ही थोड़ा कम बोलता था, जैसे मेरे दोस्तों पे एकदम लेटेस्ट 4 रैकेट है भैया 15-15 हजार के, तो अब 15 हजार के 4 नहीं लूंगा, 15 हजार का 1 ले लूंगा, बाकी 5-5 हजार के ले लूंगा। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा सा खुद ही कंट्रोल करता था। तो एकदम लेटेस्ट इक्विपमेंट सारे नहीं होते थे, थोड़ा मतलब मैं कोशिश करता था जहां बचा पाऊँ खुद ही, मतलब मेरे अंदर से वो होता था। पापा ने कभी मना नहीं करी, जो बोला वो दिलवा दिया उन्होंने, तो ऐसा वो नहीं था। लेकिन उनका तो घर वाले देख ही रहे हैं, तो उन्हें तो दिख रहा है कि भाई इसे इस चीज की वो है, करवा दो जल्दी। शटल इनका अनलिमिटेड शटल का सप्लाई हमारा शटल सबसे महंगी होती है। शटल का AS2 का डब्बा तब 1800 का आता था, अब तो पता नहीं कितना महंगा हो गया, 2400-2500 रुपए का। तब भी 1800 का आता था, उसमें 12 शटलें होती थी, और वो मुश्किल से 1-1.5 हफ्ता चलता था। मतलब 1.5 हफ्ता भी तब जब हम कंजूसी कर रहे हैं, एकदम लड़ रहे हैं कि नहीं तू निकालेगा तो करके 1-1.5 हफ्ता चलता था। तो मैं वैसे महीने में 4 यूज होने होते थे, तो वो मैं 3 करता था। मतलब ऐसे करके मैं तो पैसे बचा लेता था, लेकिन बाकी सबके पेरेंट्स एकदम मतलब फुल वो 4-4 घंटे बैठ देख रहे हैं उसे बैठ के खेलते हुए। राइट वो देख रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो देख रहे भाई कैसे, मतलब मैं तो खुश हूँ कि मेरे घर वाले कभी ऐसे भी नहीं थे कि भाई एकदम ही मेरे पीछे लग गए, क्योंकि बच्चा ग्रो नहीं करता ऐसे कभी ना। उन्हें कभी अकेले बाहर जाने की आदत होगी ना, वो अकेले कभी घूम पाएंगे। मतलब एक जो ग्रोथ होती है वो खुद ही आती है कि जब आप उसे फ्रीडम देते हो। तो आपको किससे डर लगता था घर में कि हाँ यार भैया इनसे तो थोड़ा बच के रहना है? भैया मतलब डर क्या, भैया का वो था बस थोड़ा डर, हाँ कि बड़े भैया वो है, दोनों का ही था बस। और तो कोई, पापा तो कभी कुछ कहते ही नहीं थे, ना डांटा ना कभी मारा, कुछ भी नहीं। अब जैसे आप एकेडमी जाते हो, वैसे ट्रीट करते हो इस चीज को कि हाँ अब मुझे कोई और भी लाइक कोई चैंपियनशिप आ रही है उसके लिए भी मेरे को प्रिपेयर करना है, या फिर इस जस्ट कि जैसे आपने कहा कि मेरा पैशन है तो मैं उसके लिए ही खेल रहा हूँ, या कोई इवेंट आने वाला है उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो वो भी अभी माइंड में रहता है? ये मतलब बहुत ज्यादा मतलब तब रहता है जैसे डिस्ट्रिक्ट आ रही है, डिस्ट्रिक्ट में 5 साल से हम ही जीत रहे हैं, राइट। तो मुझे ये रहता है कि डिस्ट्रिक्ट में ये टाइटल हार नहीं सकता। तो जब वो पास आ रही होती है तो मैं ट्रेनिंग अपनी तब बढ़ा देता हूँ, वरना मैं ट्रेनिंग को इतना उसमें नहीं लेता। कि अपनी हेल्थ के लिए लेता हूँ कि गेम वो मेंटेन रहेगी, जब इंटरनेशनल प्लेयर हमारे सारे साथ के हैं वो जब खेलना है तो उन्हें ये ना लगे कि भाई मैं ऐसे क्यों खिला रहा हूँ, मतलब मैं वहां पीछे नहीं हो सकता। मतलब उन्हें ये फील नहीं होने देता कि मैं उनसे वो अच्छे लेवल पे, लेकिन मैं इस लेवल पे नहीं हूँ, तो मैं फील नहीं होने देता। इतना मैं ट्रेनिंग करता हूँ कि हाथ वाथ सब एकदम स्पीड रहे, हाथ वाथ चले हैं। लेकिन जब वहीं कहीं टूर्नामेंट आ रहा होता है जो मुझे पार्टिसिपेट करना है, नेशनल्स तो नहीं, जैसे स्टेट वगैरह आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तब मैं उसके लिए थोड़ी तैयारी बढ़ा देता हूँ। व्हाई नॉट नेशनल? नेशनल क्यों नहीं? नेशनल में इतना ज्यादा कंपटीशन है, अगर मैं उस पर ट्रेनिंग करने लग जाऊंगा तो वापस मेरा स्पैज़म हो जाएगा। स्पैज़म कर देती है बॉडी, जब स्लिप डिस्क होता है ना तो वो स्पैज़म कर देती है ताकि वो एग्रेवेट ना हो। वापस स्पैज़म हो जाएगा, फिर मेरा जिम भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, और जो ट्रेनिंग गई वो तो गई। तो उस लेवल का कंपटीशन में शायद अब नहीं वो कर सकता, क्योंकि मैं फिजिकली भी फिट नहीं हूँ और मेरा वो माइंडसेट भी नहीं रहा। माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। मेरा माइंडसेट अब पैसा कमाना है, फेम चाहिए, पैशन अपना चलता रहा है साथ में, तो इसलिए मैं शोज वगैरह भी कर रहा हूँ। नाइस यार, अच्छी चीज है ये तो। अब जैसे मान लो एक बच्चा है जो बैडमिंटन सीख रहा है, या फिर एक बड़ा है जो ऑलरेडी खेलता है, और या फिर कोई एक प्रो प्लेयर ही है ना बैडमिंटन का, तो इन तीनों के लिए अगर आपको एक लिस्ट डाउन करने हो 5 पॉइंट्स कि ये पांचों के पांचों इनमें होने चाहिए तो ही ये प्रो बैडमिंटन प्लेयर है, तो वो 5 पॉइंट्स आपके लिए क्या होंगे? भाई सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस। लोग बहुत ज्यादा लूज कर जाते हैं ऐसे। जैसे अभी हमें अकेडमी का ही बच्चा है, लड्डू उसका नाम है, तो वो इतना अच्छा गेम है उसका, लेकिन टूर्नामेंट वो कभी नहीं खेल पाता क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो डर जाता है वहाँ जाकर, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, शटल बाहर मारने लगता है। मतलब उसके घर वाले पीछे से प्रेशर घर वाले प्रेशर न डाले, उसके पापा पीछे बैठ जाते हैं, अबे तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे करके उसे बेचारा ऑलरेडी वहाँ टूर्नामेंट के प्रेशर में है। टूर्नामेंट टेम्परामेंट एकदम अलग होता है नॉर्मल गेम से। टूर्नामेंट टेम्परामेंट जब तक आप खेलते नहीं रहोगे, जब तक आप इतने टूर्नामेंट नहीं खेल लोगे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तब तक वो नहीं आएगा। घर वाले नहीं समझते उनके, तो वो बेचारा वैसे ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में, और पीछे वाले और उसे प्रेशर डाले जा रहे हैं। तो घर वालों का भी इसमें की समझना कि भाई उसे खेलने तो जैसा वो खेल रहा है, सामने उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, रात दिन उसे डिमोटिवेट करने के उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि भाई तू कर सकता है, तू कर लेगा। और दूसरा कि भाई डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जो हमारे सर हमें बचपन से बोले जा रहे हैं कि डिसिप्लिन नहीं होगे तो कुछ नहीं कर सकते। और ये लाइफ में भी होता है कि डिसिप्लिन नहीं होगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, मेरे हिसाब से तो ये दो। और डाइट, लोग डाइट में बहुत लाग कर जाते हैं, हम ही करते थे। ट्रेनिंग के बाद चिली पटेटो खा लिया कभी या कुछ, जब छोटे थे। ये डाइट का अब जाके समझ में आया जब थोड़ा जिम वाली फील्ड में आए। इससे पहले हर फील्ड में आपको सीखने को मिलता है। बॉडी बिल्डर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं, उनसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कोई भी नहीं होता। वो 70-30 वाला गेम
कि 70% आपका जिम है, 30% डाइट है, ऐसा कुछ मैं 80% सुनता हूँ। डाइट, 20% अच्छा, जिम। ओके हाँ, तो यही, और ये होता है, ये ट्रू है। ट्रू है। अगर आप जिम में फेलियर तक जा रहे हो और आप प्रोटीन इनटेक अपना 60 भी पूरा नहीं कर रहे, मतलब आपकी बॉडी वेट को उससे डबल लेना होता है, लेकिन 60 मिनिमम होता है, 60 भी पूरा नहीं कर रहे, तो कैसे आपकी बॉडी बन जाएगी? बॉडी मसल होती है, 3 चीज़ से बनती है, रेस्ट, हाइड्रेशन और प्रोटीन। जब से ये 3 चीज़ में से कोई भी एक मिसिंग होगी ना, तो वो नहीं बनेगी। और इसी को चौथा पॉइंट है रेस्ट। रेस्ट कोई भी नहीं लेता, कि रात भर मूवी देखते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं। प्रॉपर स्लीप और ये सब। स्लीप सबसे ज्यादा जरूरी है इन चीजों में। मतलब अगर आपकी स्लीप प्रॉपर हुई, आपकी रिकवरी एक तो पूरी होगी, रिकवरी पूरी होगी, आपकी मसल बढ़िया बनेगी, प्रोटीन अगर आपने डाइट, मतलब ये सब का एक वो होता है, साइकिल बनी हुई है। हाँ। और जिनमें से एक भी चीज अगर टूटेगी तो फिर आप वो लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जो आप पहुंचना चाह रहे हो। जो प्रो प्लेयर होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी डाइट अच्छी होती है, उनकी स्लीप अच्छी होती है, रिकवरी अच्छी होती है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, फिर ट्रेनिंग आती है सबसे लास्ट में। ट्रेनिंग मतलब सब कर लेते हैं, ट्रेनिंग सब, मेहनत सब कर रहे हैं। आप किसी भी एकेडमी में चले जाओ, 4 घंटे का सेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो 4 घंटे का सामने वाला भी कर रहा है। आपको थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग उस हिसाब से करो। आधे लोग बस ऐसी ट्रेनिंग करते हैं कि चलो ट्रेनिंग चल रही है, कर ली। और जो खेलने वाले होते हैं वो ट्रेनिंग ऐसे करते हैं कि वो पूरा गेम सिचुएशन के हिसाब से, कि गेम में ये सिचुएशन आएगी, मैं ऐसे हिट करके ऐसे पहुंचूंगा, ऐसे स्मैश मार के किल करूंगा, वो उसी हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और आधे लोग बस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि चलिए यार सर बोल रहे हैं तो करना है। लोग और कुछ ऐसे कर रहे होते हैं कि भाई मुझे करना है, कि मैं इंप्रूव करूंगा इसमें। तो वो माइंडसेट बहुत जरूरी है इस चीज में, कि मैं इंप्रूव करूँ। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट्स। अगर अब गेम के ऊपर 5 पॉइंट्स देने हो कि स्पीड भी मैटर करती है, एंड देन फिर आपके स्मैश में पावर कितनी जा रही है। इसमें 5 नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो है आपके मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप कितना दिमाग खोल के, अच्छे आपके स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक्स सबके अच्छे हो जाते हैं। ट्रेनिंग जो कर रहा है उसकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, उसके स्ट्रोक्स भी अच्छे हो जाएंगे, उसका शॉट्स वगैरह कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। उस टाइम पे जो पेशेंस से जो रैली चला है, सिंगल्स और डबल्स में गेम पेशेंस का होता है। हमें ये चीज बहुत पहले सिखा दी गई थी कि भाई पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, और नहीं आता पेशेंस। हमने बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, आज भी नहीं आया। आज भी जैसी रैली 100 शॉट्स की हो जाती है तो एकदम हो जाता है कैसे पॉइंट ले लूं, पहले स्ट्रोक पे पॉइंट ले लूं। ये सर ने हमें इतना मार के, हमें, मुझे कोई नहीं मारता था, सिर्फ मेरे कोच मारते थे। उन्होंने इतना सिखाया भाई पहले स्ट्रोक पे पॉइंट नहीं लेना, रैली चलानी है, रैली चलाओ, रैली चलाओ। तो रैली चलाना बहुत जरूरी होता है। पेशेंस का गेम होता है, माइंड खोल के दिमाग चलाओ, इस सामने वाले का वीकनेस क्या है उसे पकड़ो। आप कोर्ट के अंदर खेलोगे ना, वो इम्पेशेंट होकर खुद ही बाहर मार देगा, पॉइंट दे देगा, नेट पे मार देगा। लेकिन ये पेशेंस बहुत मुश्किल से आता है गेम में। बहुत कम लोग होते हैं जो पेशेंस से खेल पाते हैं, और जो खेलते हैं टॉप पे हैं ही। अच्छा, वैसे जैसे हम क्रिकेट वगैरह में देखते हैं कि बुली करते हैं, सामने वाली पार्टी ना आपको बुली करेगी, सामने वाली टीम आपको बुली करेगी, तो क्या इसमें भी यही होता है बैडमिंटन में भी? हम तो पूरे टाइम करते रहते हैं। नहीं, तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे या नेशनल लेवल पे खेलेंगे तब भी मतलब ये अलाउड है कि आप? अलाउड नहीं है। जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे सो चिल्लाते हो सामने वाले को देख के, तो उसे वो बुली करना होता है कि उसे देख के सोच चिल्ला रहे हो क्या कर रहा है, मतलब फोन खेल नहीं पा रहा है क्या। अगर आपने उसकी आंखों में देख के चिल्ला दिया तो आपको रेड कार्ड मिल जाएगा तुरंत। आपको साइड करके थोड़ा चिल्लाना है, उसे चिल्लाते रहना है। जैसे जहाँ इंटरनेशनल मैच नहीं चल रहा, जहाँ हम लोग खेल रहे हैं, हम तो पूरा बोलते रहते हैं पूरे टाइम, यही चलते रहता है, क्या हो गया, खेल नहीं पा रहा है, अंदर खेलना है, कहाँ मार रहा है। तो ये बहुत चलता है। बुली तो हर गेम में होता है, जहाँ लड़के ज्यादा होंगे वहाँ, मतलब जहाँ लोग ज्यादा होंगे वहाँ हो ही जाएगा। बट मैंने, जैसे मैं गेम्स देखता हूँ ना, ओलंपिक गेम्स हुए या फिर कोई और वीडियो या इंटरनेट पे कुछ आ गई, तो ना बड़ा शांत चल रहा होता है, रैली भी बहुत चुपचाप चल रही है, एंड देन जब कोई किसी का पॉइंट हो रहा है, ठीक है हो गया, देन दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत शांत चल रहा है। लेकिन और स्पोर्ट्स में देखेंगे ना, उसमें शांत नहीं चल रहा होता। इसमें भी कुछ ही शांत कर रहे हो। जब इंटरेस्टिंग गेम हो जाएगा ना उस लेवल पे, तो वो शाउट कर रहे होंगे, ली चोंग लिंडन कितना करते थे। जब वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि हीट ऑफ द मोमेंट इतनी बढ़ गई कि लंबी लंबी रैली चल रही है, पॉइंट बहुत क्लोज चल रहे हैं, तब हो जाता है। इसमें भी बहुत होता है। तो मैंने ना, मैं इंटरव्यूज देख रहा था, तो जितने भी हमारे बैडमिंटन के स्टार्स हैं, तो उन्होंने एक पॉइंट जरूर बोला, हर किसी ने एक पॉइंट बोला चाइना के प्लेयर्स के ऊपर, कि वो रोबोट जैसे बिहेव करते हैं। ये उनकी पूरी बचपन देखे ना कैसे एकेडमी में करवाते हैं, उन्हें इतनी सी एज से उन्हें लगा दिया जाता है कि भाई तुम्हें खेलना ही है। वो ट्रेनिंग ही उस हिसाब से होती है, वो बहुत एडवांस है। वहाँ फिर पढ़ाई का जैसे कोई जोर नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स डालते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी पूरी है,
प्रॉपर एकेडमी है जहाँ बच्चों को निकाला ही स्पोर्ट्स के लिए जाता है। तो मतलब फिर तो अगर बचपन से ही उसे डाल दिया किसी चीज को, यार इंसान तो बहुत इतने मेडल्स ले रहे हैं तो यार हाँ कुछ तो बात है ना। बहुत ज्यादा, मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है, बहुत केपेबल होता है। और वो उसे बचपन से ही अगर उसके माइंड में डाल दिया कि भाई तुम ओलंपिक जीतना है, उसका गोल ही ये होता है, उसका और कोई गोल नहीं होता। पूरी ट्रेनिंग पूरी जिंदगी निकल जाती है उसकी 22 साल तक, तो वो इतना स्ट्रांग हो चुका होता है मेंटली फिजिकली हर तरीके से कि उसे कोर्ट में आके फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या ये इंडिया में भी हो सकता है, जैसे कि मान लो जैसा आपने कहा स्टार्टिंग से ही? यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ तो रिलीजन की पॉलिटिक्स इतनी है, यहाँ स्पोर्ट्स पे कब ध्यान देंगे, फैसिलिटी एक नहीं है। वहां पे भैया हर दूसरी जगह पे गवर्नमेंट कोर्ट है, वो भी ऐसे उस लेवल के। जो मेरी भाभी के सगे भाई हैं वो वहीं रहते हैं चाइना में, उनकी फैक्ट्री है। तो वो पूरा बताते हैं कि यहाँ पे हर चीज में इतना, वहाँ पे काम का कोई टाइम नहीं होता, पूरे टाइम काम करते हैं और हर चीज पे मतलब बहुत ज्यादा वो ना कोई रिलीजन की वो नहीं है, सिर्फ काम पे ही फोकस, काम ही उनका रिलीजन है। उन्हें रिजल्ट चाहिए इन दी एंड की, रिजल्ट हमें चाहिए, अब चाहे वो कैसे भी आए, पूरी मेहनत करनी है उसके लिए करते हैं वो पूरा मतलब फोकस होके करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम करवा लो लोगों से। तो अब अगर हम शिफ्ट करें कि आपने अपने फिटनेस पे ध्यान दिया, आपने अपने स्पोर्ट पे ध्यान दिया, आपने बैडमिंटन कंटिन्यू करा एंड अब तक कर रहे हो, इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि हाँ कंटेंट क्रिएशन भी आपको एक लगा कि हाँ ये अच्छी चीज है, क्योंकि इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जैसा आपने कहा कि फेम होता है, दिखते अच्छे हो, लोग आपको अप्रोच करते हैं, पहचानते हैं। तो आपके साथ कभी हुआ है कि किसी बच्चे ने कि अरे यार शिवांग भैया आपकी मैंने फोटोज देखी, वीडियोस देखी? कहीं भी चला जाता हूँ हो जाता, मतलब बैडमिंटन में ज्यादा होता है। हाँ। तो लोग YouTube से ज्यादा पहचानते हैं, YouTube पे आपकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है। किसी ने भी मुझे अभी तक ये नहीं बोला, बहुत कम लोगों ने बोला कि मैं आपका फॉलोअर हूँ, सबने ये बोला मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, यानी कि वो YouTube से है। YouTube पे तो इतने लोग, किसी भी अकेडमी में चले जाऊँ, कभी नोएडा स्टेडियम गया था, वहाँ इतने लोग आ गए थे, सारे बच्चे जो अकेडमी में होते हैं अपनी अकेडमी में ही है। सर मुझे बोलते हैं कि किसी दिन तुम शाम को आओ, मैं शाम को नहीं जाता, मैं सुबह ही जाता हूँ, या तुम शाम को, सारे बच्चे कह रहे हैं कि आप इस अकेडमी आओ तो मिलना है। तो बहुत होता है और अच्छा बहुत लगता है। अच्छा लगता होगा ना बहुत ज्यादा। एक बच्चा था, वो बहुत ही छोटा सा था, जब मैं नया नया फेमस हुआ था, चुपचाप मेरे साइड में आया और यूं करके फोटो खींचने लगा। मैंने कहा ये कर क्या रहा है? वो इतना बढ़िया मूवमेंट, बहुत प्यारा सा बच्चा था वो। उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप मेरे साइड में आके बैठा, फोन यूं निकाल के ये फोटो खींचने लगा। भाई वो बहुत बढ़िया होता। तो एक तो ये फेम हो गया, एक फेम होता है कि यार आप टीवी पे आ रहे हो, आप शोज कर रहे हो, वो आने वाला है। वो आने वाला है। तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करा है खुद को कि हाँ मेरे को कहाँ जाना है, कौन सा शो मेरे लिए बेस्ट है, कहाँ मैं अपना पूरा 110% दे सकता हूँ? तो आपको क्या लगता है, जैसे वो रोडीज हुआ या स्प्लिट्सविला हुआ या फिर ये बैटल ग्राउंड हुआ, आपको क्या लगता है कि हाँ यार ये शो मेरे लिए बना है? ये देखो शो तो वैसे सारे ही करूंगा मैं, लेकिन मैंने सबसे पहले करा था रोडीज 2020 में। अच्छा 20 या 21 में जो डबल क्रॉस जब आया था। हाँ। तो वहां मेरा हुआ नहीं, वहां मतलब मैं बहुत पहले, मेरा पहला वो था कि इतना एक्सपीरियंस वगैरह, ऐसी लाइन थी इतनी लंबी, बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी। राइट। उसमें मेरा दिल्ली में तो रात के 2 बजे नंबर आया, मतलब तो वो फालतू का ही नंबर था, जीडी खत्म हो चुके थे, वो बस नाम का कह रहे थे कि लोग रिबेल ना करने लगे। फिर मुझे समझ में आ गया यहाँ कुछ नहीं होगा। वहां से मैं गया चंडीगढ़ में समझ चुका था मुझे भैया पहले स्लॉट में जाना है कुछ भी करके। तो मैं पहले हमें फेंस कूदनी थी, एक फेंस होती है, बहुत सारी लाइन होती है, तो पहले मैं, और बाउंसर होते हैं, जिसने बाउंसर अगर आप पकड़ लिया तो वो एकदम आपको लास्ट में भेज देगा, तो आपको ऐसे भागना और फिर कूदना है फेंस की उस तरफ। तो ये चीज मैं सीख चुका था, मतलब दिमाग लगा के। तो चंडीगढ़ में फेंस कूद के सबसे आगे वाली उसमें बैठ गया, सबसे आगे लाइन में खड़ा हो ऐसे, और वहां धक्का मुक्के ऐसे होती है, अगर आप गिर गए तो आप मरोगे, लिटरली मरोगे, उसमें और कोई वो नहीं होता, लोग ऐसे चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। तो मैं, एक गेट था वो पकड़ के ऐसे उधर हो रहे बड़ा मुश्किल से भाई हमने वहाँ वो करके, उन्होंने गेट खोला, हम गए अंदर। वहाँ मेरा पहले ग्रुप में ही हो गया, वहाँ हुआ प्रॉपर GD1। वो होता है एक रूम होता है, उसमें एक जज होते हैं, एक कैमरा होता है, और आपको बिठा दिया जाता है, टॉपिक देता है, आपको वहाँ आउटशाइन करना होता है। तब मुझे ये नहीं पता था कि आपको आउटशाइन करना होता है, क्या होता है। वहाँ मैं ऐसे इंटरव्यू की तरह अपने इंट्रोडक्शन दिया, ना कुछ ज्यादा बोला, मतलब पर्सनैलिटी तब भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था उसे दिखानी कैसे। तो वहाँ मैं आउटशाइन नहीं कर पाया। मैंने कहा चंडीगढ़ में भी नहीं होगा कुछ। वहाँ से मैं गया पुणे की फ्लाइट करवाई फटाफट। पुणे भी यही करा, फेंस कूदी, पहले इधर भागा, फिर उधर भी, मतलब मैं पहले, मुझे पता लग गया पहले ग्रुप में कैसा आना है। तो पहले ग्रुप में मैं पुणे में भी आया, वहां पे मैं थोड़ा बोला, लेकिन वहां मेरे साथ मुझे आउटशाइन करने वाले 3-4 थे जो पहले भी रोडीज कर चुके हैं, मतलब जो ऑडिशन में आ चुके हैं। राइट। जिसने, एक ने कुत्ते को गोली मार दी थी वो मेरे उसमें था, एक ने बुड्ढे को थप्पड़ मार दिया था वो भी मेरे उसमें था। तो ऐसे करके 2-3 मेरे ही GD में थे जो मुझे आउटशाइन कर गए, जबकि मैं उस टाइम पे कुछ बोला था, लेकिन तब भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो वहाँ वो उन लोगों का हो गया, मेरा नहीं हुआ।
तो वहाँ पे फिर खत्म। फिर मेरा ऑनलाइन, मैंने फिर इनका आया था ऑनलाइन, वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया। वहाँ मेरे से GD2 भी करवाया, GD3 तक गया, मतलब एक और वो होता है वहाँ तक मैं गया, लेकिन वो मेरा 3 रह गया। 3 में मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे छोटा भी था तो वहाँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया था कि भाई यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मतलब मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी कि भैया एक कैमरा लगाया अपना, डेली इंटरव्यू दिया, खुद से ही सिनेरियो बनाया, वो करा, अच्छा, ऐसे कर करके मतलब वर्क करा मतलब खुद पे कि हाँ। इतनी ट्रेनिंग कर ली। फिर जब बैटल ग्राउंड के लिए मेरे पे ऑफर आया तो एक ही बारी में मेरे पहले वो वीडियो 7-8 हज़ार लोग होते हैं और 7-8 हज़ार इन्फ्लुएंसर होते हैं, मतलब ऑलरेडी क्रीम क्राउड है। क्रीम क्राउड में मेरी वीडियो सेलेक्ट हुई, फिर हम गए वहाँ से एक और, फिर जूम कॉल हुई। जूम कॉल उनके प्रोडक्शन जो बैटल ग्राउंड की टीम होती है उनके साथ होती है, वो भी मेरा क्लियर हुआ। फिर एक और राउंड होता है, वो भी क्लियर होके फिर हम गए मुंबई, उनके खर्चे पे, सब कुछ उनका खर्चा वो था। मुंबई जाके वहाँ 100 लोग थे और वो 100 सोच लो कितने क्रीम होंगे, सब मेरे जैसे होंगे जो करके आए। ऋषभ जित सारे रोडी थे, आज से ज्यादा वहाँ पे 100 में से 70 लोग रोडी थे। वो तरुण वरुण भी थे जिन्होंने प्रिंस को पटका था अपने टाइम पे, इतने पुराने तो वो तो अच्छा, वो भी आए हुए थे, मतलब पार्टिसिपेट करा था। अरे वो गए शो के अंदर, रहना हाउस है वो, अभी 17 तारीख को आएंगे। अच्छा, तो वो सब मतलब वहाँ सारे ये थे, रोडी थे। उन सब लोगों में वहाँ थोड़ा सा मुझे लगा यार यहाँ तो सारी बढ़िया है। और वहाँ जाते ही मेरा रूम पार्टनर ऋषभ भैया जो वो थे पिछले साल के रोड साइबर ट्रक, तो वहाँ जाके मुझे लगा ये तो सारी बढ़िया क्राउड आया, तो उल्टा मुझे मजा आने लगा। फिर मैं डरा नहीं, मैं इन सब के साथ करेंगे बढ़िया एकदम। फिर GD1 हुआ, GD1 में रोहित मेरे साथ था जो पिछले साल का वो था वो, और एक गुंजन थी वो मेरे साथ थी, एक और थे, 2 लड़के थे, इनके फॉलोअर थे 2-2 मिलियन, लेकिन उन्हें वो गाँव के थे, उन्हें बोलना नहीं आता था। तो वो बेचारे रोहित उनकी लिए जाए 5-7 मिनट तक तो मैंने देखा, फिर मुझे बुरा लगने लगा उनके लिए। फिर मैंने रोहित की लेनी स्टार्ट करी और फिर मैंने इतनी उतार दी उसकी कि जज वहाँ पे सब हंसने लगे। तो वो मेरे से बहुत खिला गया, उसने मुझे ऐसे धक्का दे दिया। धक्का देते ही थोड़ा मेरा भी दिमाग वो हो गया हिट ऑफ द मूड, मैंने कॉलर पकड़ लिया। फिर वहाँ से सारे उठ के आ गए, पूरा मैंने सिर्फ गाली गलौज हुआ। फिर मुझे लगा भाई ये तो साला कैंसिल हो गया, मुझे यहाँ से घर जाना पड़ेगा अब। लेकिन उन्होंने उल्टा उसे अच्छे वे में लिया और मुझे GD2 में कर दिया। GD2 में फिर मेरे से पूछा, वो मेरे से बोलने लगे बार बार कि आपने रोहित के साथ फाइट पिक करी है, आप तो बहुत ज़्यादा फेक हो। मैंने कहा वो है कौन जो उसके साथ फाइट पिक करूंगा, उसके 1 लाख फॉलोवर है, मेरे 3 लाख हैं, अब कैसी बातें कर रहे हो। तो ऐसे करके वो सब जवाब उन्हें बहुत अच्छा लगा, ऐसे करके उन्होंने उसको भी मेरा क्लियर हो गया। फिर मैं आया ऑडिशन पे, वहाँ पे थोड़ा मतलब बढ़िया हो रहा मामला, लेकिन मैंने वही वाला पैड खोलने वाला, तो वो थोड़ा वो हो गया। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ से कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ ना, कि वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे बोल दिया कि उसने पहले नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, शिवांग भल्ला, कह रहे आप 2 महीने रोडीज का ऑडिशन है उसमें ज़रूर आना, आप उसकी मटीरियल हो पूरा। मैंने कहा ठीक है वही मिलेंगे। तो बस नाइस यार, अच्छी स्टोरी थी। बहुत मतलब मज़ा आया, 8 दिन खूब एंजॉय करा। वहाँ कॉन्टैक्ट्स ऐसे बने, सब लोग जान गए मुझे। वहाँ के जो लोग थे सारे मतलब रोडीज कर चुके थे, तो इतनी सब लोगों ने अलग अलग सीजन के थे और सब ने एक ही बात करी, जो रोडीज की जर्नी है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। कह रहे वो पूरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मतलब वो इतनी अच्छी है। उन्होंने मेरे माइंड में ऐसा बिठा दिया ना कि कुछ भी हो जाए रोडीज तो करना है, कि वो जर्नी एक बार देखनी है। तो तुम्हारा फेवरेट जज कौन सा है वहाँ पे रोडीज में? हाँ, प्रिंस ही सब मुझे सही लगता है, क्योंकि बाकी तो कोई मुझे फिटनेस रिलेटेड लगता नहीं। जैसे रिया चक्रवर्ती कोई फिटनेस से रिलेशन नहीं है, एलविश यादव का फिटनेस से कोई रिलेशन नहीं है, नेहा धूपिया का फिटनेस से कोई रिलेशन नहीं है। प्रिंस नरूला है जिन्होंने अपने आप को प्रूव भी करा हर एक चीज में, राइट। रोडीज 2 बार जीते, स्प्लिट्स विला जीते, बिग बॉस जीते, रियलिटी शो किंग, भैया ऐसे थोड़ी बोलते हैं, वही। तो मुझे वो लगता है कि वो हाँ जो मुझे करना है वो कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं। बाकी से थोड़ा ऐसे ही लगता है कि अगर फेम चाहिए तो एलवे सर की टीम में चले जाओ, वरना सीखना है तो प्रिंस सर की टीम में चले जाओ। तो अभी शायद जो विनर थे वो गुल्लू थे ना? वो हमारे साथ ही था। अब अच्छा। हम एक ही सारे रोडी एक ही साथ ग्रुप के थे, तो मुंबई वो हमारे साथ ही था। अच्छा, ग्रेट। तो मतलब जैसे अब आपने अपना फोकस जो बिठाया हुआ है वो ये है कि फिटनेस पे तो है ही है, बाकी पैशन के लिए स्पोर्ट्स चल ही रहा है, एंड देन ये एक रियलिटी शोज वगैरह हुए, तो इसमें भी अब आपको कंटिन्यू रखना है अपने। हाँ, रियलिटी शो में मुझे आना है। एंड देन अगर बाय चांस लग हो गया तो वेब सीरीज हो गया, मतलब वो वाला एंगल भी एक अभी ऑफर आया ही था उसमें तो, लेकिन उसमें एक्टिंग मुझे आती नहीं बिल्कुल ही, तो वहाँ मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ। वो तो मतलब एक वो थे प्रोडक्शन वाले थे, वो ही सामने से आए थे मेरी आईडी पे ही, और उनका तो पेज का मतलब फॉलोवर भी उनके 3-4 लाख थे, बढ़िया एकदम। उन्होंने सामने से बोला कि आप आओ, तो मैं आया, वो तो मेरे से एक्टिंग हुई नहीं। उन्होंने बोला उसका रोल करो, एक वो था गुस्से वाला टाइप। गुस्सा मुझे होता, मतलब ऐसे में ऐसे गुस्सा नहीं आएगा,
कोर्ट में आ जाओ, सर देखना है। मतलब ऐसे हुआ ही नहीं मेरे से कुछ, मैंने कहा ऐसा करूंगा बाद में सीख के आऊंगा। मैंने बोल दिया कि मैं सर सीख के जरूर आऊंगा। तो करना है ये, मतलब है ऐसा इंटरेस्ट है कि एक्टिंग वगैरह भी बिल्कुल, करी मैं जाए? तो सब लाइफ में मुझे हर एक चीज करनी है। नाइस यार, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी मतलब छोड़ना नहीं। मलाल नहीं रहना चाहिए मन में, सब करूंगा मैं। मुझे घूमना पसंद है, घूम के आता हूँ बढ़िया एकदम। तो अभी लास्ट कहाँ घूम के आए थे? ऋषिकेश। ऋषिकेश, अच्छा। इंटरनेशनल कोई ट्रिप करी है अभी तक? नहीं, जाने वाले हैं। जाने वाले हो? हाँ। अच्छा, और यहाँ सबसे बेस्ट क्या लगा है इंडिया में जितना भी घूमे हो अभी तक? सबसे बेस्ट मुझे ऋषिकेश में राफ्टिंग वगैरह ही लगी। राफ्टिंग में मतलब जो एड्रेनलिन रश हुआ ना, जब फटनी चालू हुई, जब वो रैपिड आई, एक बार तो मेरे भैया गिर गए थे पीछे। मेरे सारे थे, तीनों भाई थे हम उसी बोट पे। पापा को हम बता के नहीं गए थे, तो हम राफ्टिंग पापा ने क्योंकि करने नहीं देते, पापा को लगता है डेंजरस है, तो हम राफ्टिंग कर रहे थे। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी रैपिड आई। रैपिड में मतलब हाँ, सबसे आगे मैं था और मेरे सामने ऐसे पानी की एकदम लहर सी आई। मेरे भाई ये तो गए, बहुत तेज हाथ चलाए। फिर जब वो रैपिड इतनी मुश्किल से निकली, पहले तो सांस ली, चलो भाई मैं बच गया। मैंने पीछे देखा ना, एक जना गायब है। मैंने फिर दूसरे शंकर भी हैं, जो मेरे बड़े भैया हैं वो है, मैं खुश हुआ। फिर तीसरा कौन गायब है? मैंने कहा भाई शिवम भी गायब हो गए। भाई वो गिर गए थे नीचे। फिर जो एकदम फटी, मैंने कहा भाई मैं तो कूद जाऊंगा, तो स्विमिंग आती नहीं। मैंने कहा फिर भी कूद जाऊंगा। इतने में वही बाहर आ गए, वो पकड़ के कि भाई बच गया। बोट से वो गिर के वापस ऊपर आ गए, तब बच गए। यार रिवर राफ्टिंग से मुझे भी याद आया, जब मैंने भी पहली बार करी थी, मैंने अपने फ्रेंड के साथ गया था और घर पे नहीं बताया था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें यही है कि डेंजरस है, मत करो। बट अब करनी तो है यार, ऐसे कैसे नहीं करनी है। तो मैं गया अपने दोस्त के साथ, हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। मैं, क्योंकि वो पूरा एक ग्रुप जाता है ना, तो हम सिर्फ 2 ही थे। तो हम गए तो ना उसमें और लड़के जो कह रहे हैं, अरे साहब बोल्ट को उल्टा करो ना यार, मजा नहीं आ रहा है, ये करो ना वो करो ना। हम चुपचाप बैठे हुए हैं और सबसे आगे बैठे हुए थे हम। तो हम करे जा रहे हैं, जो भी हमें वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है। फिर अब वो आया कि एक रैपिड आई, अब पलटने वाली, पलट गई बोट। आता तो है नहीं, स्विमिंग आती नहीं है। अब मैं पलट गया नीचे। अब पहले नीचे गए हैं, पानी के अंदर गए हैं, वैक्यूम खींचता होगा। हाँ, तो वो नीचे गए हम। तो अब पॉइंट ये है कि मेरे को ये था कि यार ना हो प्लीज ना पलटे बोट, हम सब कुछ ऐसे ही कर लें। लेकिन अब पलट गई है। अब मैं नीचे जा चुका हूँ और ना अब आंख खोल रहा हूँ, तो ना मुझे बस मंदिर की थोड़ी बहुत विजुअल से दिख रहे हैं पानी से। बार बार जब मैं ऊपर आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रहा हूँ, क्योंकि डर लग रहा है कि डूब ना जाऊं, बह ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए। तो मंदिर के विजुअल आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गेम हो गया ओवर। अब मुझे भगवान जी दिख रहे हैं कि अब कोई आएगा लेने, कि चलो आओ पुत्र चलते हैं। ऐसा मतलब 5-10 सेकंड ना मुझे ऐसे लगा कि मैं हो गया मेरा काम, अब घर पे जाएगी न्यूज सीधा। तो लेकिन फिर जब मैंने अपने दोस्त को देखा और उसने मेरा वो कॉलर ऐसे पकड़ रहा है कि ओए 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 कैसा है तू, फिर हाँ मैं अच्छा ठीक है, हम जिंदा हैं। फिर मैंने बोट का रस्सी पकड़ी है, फिर मैं ऊपर आया हूँ। लेकिन फिर जब वो ना बीच में कहीं मैगी खिलाने रोकते हैं, अब वो उसने रोकी है मैगी खिलाने, और ना मैं चुपचाप बैठा हूँ। मेरा दोस्त आया कि क्या हो गया यार, ठीक है तू? मैंने कहा यार मुझे 10 सेकंड के लिए लगा कि मैं मर गया हूँ। मुझे सच में ये लगा, और मुझे भगवान जी दिख रहे हैं और मेरा हो गया काम। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था, मजा बहुत आया है ना जब उतरे हैं ना कि हाँ भाई आ गया, अब आप उतरो। और तो मेरे को ऐसा लगा कि यार एक बार और चाहता हूँ, करके आता हूँ। तो हाँ, रिवर राफ्टिंग बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है। बंजी जंपिंग करिए कभी? करने नहीं दी मुझे। करने हाँ, लोअर बैक की वजह से तब ठीक। अरे हाँ, तो एकदम झटका ना आया ना, तो मैं तो करने को रेडी था, भैया ने मना कर दी, दोनों ने। तो यार हम एक गेम सेगमेंट भी रखते हैं, बिल्कुल है ना। हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं स्नप क्लब ऑफिशियल, तो उनकी तरफ से हम गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। लेकिन उसके लिए यार थोड़ा गेम होना जरूरी है। एंड आप बैडमिंटन खेलते हो, मैंने भी अभी थोड़ा नया खेलना स्टार्ट किया है, तो जरा कोर्ट पे हो जाए बैडमिंटन। बिल्कुल, मैं तो कोई मना करता ही नहीं गेम के लिए। चलो फिर देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है। Now the moment we were all waiting for. The stage is all set for a big fight. Both the wrestlers are walking for the fight. बिल्कुल सही कहा आपने टॉम, एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, दर्शकों में उत्साह, और दोनों ही पहलवान आमने सामने। रेफरी की विसिल और ये मैच शुरू।